हेलो एवरीवन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार। कृतिका, मोनिका, परी, दिनेश, सुरुचि, शिवानी, गोपाल, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राधे राधे। हाँ जी दीपा, नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल, सिजदा स्वीकार कर लिया है। हाँ जी निशा, नमस्ते। राजेंद्र, राधे राधे। तो प्रारंभ करें आज के हमारे युद्ध को। समय हो गया है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। सभी साथी धीरे धीरे कक्षा में पधार रहे हैं, नोटिफिकेशन जा रहा है। हाँ पूजा, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून। हाँ पाबोस स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूँ, वैसे कल भी दी थी लेकिन वापस दे रहा हूँ। कोर्स लाइव आ चुका है दोस्तों। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट सेकंड आज से स्टार्ट होने वाला है। आप मेरी प्रोफाइल को खोलिए और अपकमिंग कोर्स आपको शो होगा, वहां से आप इसको एनरोल कर लेना। आज की डेट आपको पता है 6 फरवरी, और इवनिंग में 4 PM से स्टार्ट होगा दोस्तों ये। ठीक है, क्लियर है क्या दोस्तों सभी को बात? आर्ट एंड कल्चर का सेकंड पार्ट 4 बजे 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है साहब, एनरोल कर लेना। और आप में से जो भी विद्यार्थी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, विशाल 36 रेफरल कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री का मेरा कोर्स भी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और आपको कोई भी डाउट हो, सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद वहां पे आपको एक मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप मुझे संदेश भी भेज सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। फॉलो करने के बाद मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए साहब, ठीक है। हाँ निहारिका, नमस्ते। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं। मुगल काल हमारा टॉपिक चल रहा था। हाँ जी सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। देखिए अब सभी के कमेंट रुक जाने चाहिए, बहुत शानदार टॉपिक चलने वाला है दोस्तों हमारा। बाबर का टॉपिक चल रहा था। मुगल काल 1526 से लेके 1707 तक हम पढ़ते हैं। मुगल काल में हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों बाबर को लेकर। ठीक है ना जी। और बाबर को लेकर कुछ बातें हमने डिस्कस भी कर ली थी कि बाबर कौन था, कैसे आया था, है ना। दो चार इसकी इंपॉर्टेंट बातें, युद्ध कैसे लड़े थे इसने, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी साहब। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं अब हमारी चर्चा को। 1526 से लेके 1530 तक का समय मिलता है। मैं फटाफट से 2 मिनट में पहले की बातें रिवाइज करवा देता हूं, और आज हम बाबर को समाप्त करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहली बात, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके जवाब दें, बाबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? जल्दी से, 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको रिवीजन के लिए। जल्दी से, बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है ना जी, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, बाबर के बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसके बचपन का नाम। इसके पिता का नाम उमर मिर्जा शेख, मिर्जा उमर शेख, और कुतलुक निगार खानम। मंगोल प्लस तुर्क, मैंने आपको बता दिया था ये। ठीक है, फरगना में इसका जन्म हुआ था दोस्तों, ये भी बात हमने कर ली थी। और इसकी दादी ने इसका राज्याभिषेक करवाया था, दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम। राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? 1494 में राज्याभिषेक हुआ था, 11 वर्ष की उम्र थी। ठीक है ना जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद समरकंद के बारे में हमने चर्चा की थी कि बाबर बचपन से ही इसके मन में लालसा थी कि ये मेरा पैतृक क्षेत्र है, और उसको प्राप्त करने के लिए बाबर ने बार बार कोशिश की, सफलता भी मिली, लेकिन ज्यादा समय तक इसके हाथ में नहीं रहा समरकंद। ये भी मैंने आपको बता दिया था और लिखवा भी दिया था। आपको मैंने वो बात लिखवा दी थी क्या दोस्तों की 1504 में काबुल पर इसने विजय हासिल कर ली थी? काबुल वाली बात लिखवा दी थी क्या? नहीं लिखवाई थी।
चलिए साहब, ठीक है, नहीं लिखवाई थी तो लिखेंगे। जहां आपने कल स्टॉप की थी कहानी, उसी के आगे लिखिएगा। पहली बात बाबर में आपको नोट करनी है। ठीक है, ठीक है, बस बस लिखिएगा। सबसे पहली बात, 1504 में 1504 में दोस्तों बाबर ने काबुल पर विजय की, फतेह की। ठीक है साहब। जब से काबुल आया ना फिर बाबर के हाथ में, फिर उसका समरकंद से ध्यान हट गया था, मैंने आपको बताया था। फिर उसने उसको समरकंद वाला सपना त्याग दिया था कि चलो अब ठीक है यार, कर ली कोशिश, नहीं आ रहा तो अब क्या क्या करें, क्या करूं, मैं मर जाऊं। बाबर ने ही बोला अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या करें, कोई इलाज नहीं है। अब काबुल आ गया तो चलो ठीक है, भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद अब देखिए मेरी बात सुनना। कभी कभी हमारे साथ जिंदगी में ऐसा होता है ना, कभी हम काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई ना कोई बाधा आ जाती है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में बाधा आ जाती है। अब फिर हम सोचते हैं कि यार मेरा नाम खराब है, मेरा नाम खराब है। मैं दक्षिण की तरफ मुंह करके सोता हूं तो काम खराब हो रहा है। मैं घर से 12 बजे के बाद बाहर निकलता हूं तो मेरा काम नहीं बनता है। होता है ना, मन में विचार आ जाते हैं कभी कभी। इस तरह की चीजें आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? यहाँ पे देखिए अभिषेक बार बार पूछ रहा है सर इस क्लास से पार हो जाएगा क्या एग्जाम। अब बताइए, मैं डिसाइड करूंगा क्या ये इस क्लास से एग्जाम पास हो जाएगा क्या? बताइए, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं विद्यार्थी। इस क्लास से एग्जाम पास हो जाएगा क्या? अब बताइए दोस्तों, क्या जवाब दूं मैं? अब वो विद्यार्थी मुझसे ये सुनना चाह रहा है कि मैं हाँ बोल दूं बस। अरे विद्यार्थियों, थोड़ा सा, अब बच्चे नहीं रहे आप। शादी की उम्र में आ गए हो आप, शादी होने वाली थोड़े दिनों में। अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि पास कैसे होंगे हम। ठीक है, फिर आप कहोगे कि यार शादी पे आ जाते हो बार बार आप। चलो आ जाइए, टॉपिक पे आ जाइए। चलिए अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो हाँ, मैं वो बात कर रहा था कि यार कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कोई नंबर हमारे लिए लकी होता है। कोई नंबर लकी होता है हमारे लिए, फलाना ढमका होती है ना, इस तरह की चीजें। जैसे एम एस धोनी की बात करता हूं मैं। एम एस धोनी का लकी नंबर आपको पता है क्या क्या है? उसकी टी शर्ट पे देख लेना, वो मैच में पहनता है ना, 07 दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अभी देखिए हमारा लकी नंबर क्या है दोस्तों, आप सभी के सामने है। कुंभलगढ़ की दीवार को समर्पित हमारा रेफरल कोड। विशाल के आगे 36 लगाना है आपको। जसनाती संप्रदाय को समर्पित, राफेल को समर्पित, राफेल भी 36 ही मंगवाए थे हमने। समझ रहे हो क्या? 36। अब ये तो अपना अपना जुगाड़ है भैया। ठीक है ना जी। चलो जो भी बात है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे बाबर को भी ऐसा लगा कि जो ये मिर्जा की जो उपाधि है ना, ये खराब कर रही है काम। मेरे पापा को भी इसने बहुत परेशान की थी, ऐसा बाबर कह रहा है। मिर्जा, मिर्जा उमर शेख नाम था उनका। तो बाबर ने सोचा कि इस मिर्जा को हटाओ यार। और 1507 में दोस्तों, 1507 में बाबर ने क्या किया? मिर्जा की उपाधि का त्याग कर दिया। हटाओ इसको यार, ये बाधा है। लिखिएगा, 1507 में मिर्जा की उपाधि का त्याग किया। मिर्जा की उपाधि का त्याग किया और एक नई उपाधि धारण की दोस्तों बाबर ने, तथा पादशाह, पादशाह या बादशाह, पादशाह या बादशाह की उपाधि
धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? बाबर था। अब बताइए दोस्तों, बाबर से पहले दिल्ली के जो भी शासक हुए थे वो अपने नाम के पहले क्या लगाते थे दोस्तों? सुल्तान लगाते थे या नहीं? सुल्तान लगाते थे। अब सुल्तान का सिस्टम हट चुका है दोस्तों, अब क्या लगेगा? बादशाह लगेगा। और अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस देखी हैं तो मैंने बादशाह और सुल्तान में डिफरेंस समझा दिया था आपको। बादशाह खलीफा को नहीं मानता है। हम अपने स्वामी हैं, मन के स्वामी हैं। हम अपने मन के राजा हैं साहब। खलीफा के अस्तित्व को नहीं मानता बादशाह। समझ में आ गई बात? मैं ही सर्वो सर्वे सर्वा हूं। मुझे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यस और नो? यही बादशाह और सुल्तान में डिफरेंस है। अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब किसको, मतलब एक तरीके से, मतलब खलीफा ने उसको प्रभुत्व संपन्न घोषित कर दिया था? इल्तुतमिश था। खिलत भी भेजा था, अधिकार पत्र भेजा था, सब कुछ भेजा, इल्तुतमिश। ठीक है, याद है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए यहां तक कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई क्या? बादशाह और पातशाह की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगली बात पे चर्चा करता हूं मैं आपके साथ। बाबर के 4 युद्धों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा कर ली थी, उस पर अभी हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी क्या दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं बाबरनामा बोलते हैं। यहां से ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, बाबरनामा जिसको क्या कहते हैं? तुजु के बाबरी भी कहते हैं। उसको इसने कौन सी मतलब भाषा में लिखा था? यस और नो? तुर्की भाषा में लिखा था, ध्यान रखिएगा। लिखिएगा, अगली बात लिखेंगे सभी विद्यार्थी। अगली इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे, यहां से भी सवाल आता है। अब देखिएगा बाबर इस पुस्तक में क्या क्या बातें लिखता है, सब बताऊंगा मैं आपको। पहले इस बात को नोट करें, जो हमारे लिए काम की बातें लिखिएगा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, और इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा बाबरनामा, भारत का वर्णन किया। और यहां पे एक बात लिख लेना दोस्तों, एक गोला बना के लिखो दोस्तों। ऐसे लिखना कि फारसी नहीं आएगा। डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के पास कोई डायबिटीज वाला पेशेंट जाता है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये तो सावधानियां बरतनी ही है आपको। रसगुल्ले नहीं खाने हैं, मिठाइयाँ नहीं खानी है, गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। साथ में वो बात भी कहता है कि इसका विशेष ध्यान रखना, रबड़ी नहीं खानी है ना, केक नहीं खाना है। बोलता है नहीं बोलता? तो मैं भी वही बात बता रहा हूँ आपको। भाई तुर्की तो ध्यान रखना ही सही आप, लेकिन वहां पे क्या होता है जब एग्जाम देने जाते हैं ना, हमें तुर्की और फारसी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है, तो साथ में और लिख लो कि फारसी नहीं आएगा। ठीक है ना, गोला बना के लिखो ये बात भी। वही डायबिटीज वाली बात है कि फारसी नहीं आएगा। कान खोल कर सुन ले, ये बात भी लिख ले। ये बात भी लिख लो, कान खोल कर सुन ले। अपने आप को बोल रहे हो आप ही, फारसी नहीं आएगा, कान खोल कर सुन ले। चलो सर, अगली बात पे चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब सुनने की बातें हैं, नोट कोई नहीं करेगा, केवल सुनेंगे। अब मैं कुछ बातें आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाबर ने बाबरनामा लिखी। अब देखिए बाबर कैसी कैसी बातें करता है बाबरनामा में। बाबरनामा में भारत के बारे में बाबर ने क्या क्या लिखा दोस्तों, सुनना ध्यान से। बाबर लिखता है कि भारत के जो लोग हैं वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है।
बिल्कुल भी सुसभ्य नहीं है। यहाँ पे बहुत धूल उड़ती है, आंधियां चलती हैं, पता ही नहीं, और मैं इन आंधियों से परेशान हो गया। लेकिन हिंदुस्तान की एक खास बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, सोने चांदी के यहाँ पे भंडार हैं। देखो देखो साहब, इन लोगों को देखो, सोने चांदी के भंडार हैं। बाबर क्या लिखता है? और बाबर ये लिखता है कि यहाँ पे जब बारिश होती है, बारिश होने से पहले 5-4 बार हवा चलती है और फिर धूल उड़ती है, जिसे यहाँ के लोग आंधी पुकारते हैं। ऐसे भी लिखता है बाबर, बाबरनामा में। ठीक है। यहाँ की नदियां सूखी रहती है, पानी नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन जब बारिश होती है तो नदियों में बहुत सारा पानी आ जाता है। ठीक है। इस तरह की बातें मिलती है। न यहाँ पे अच्छे घोड़े हैं, न यहाँ अच्छे कुत्ते हैं। ठीक है। न यहाँ पे अच्छे अंगूर हैं, न तरबूज हैं, लेकिन बस सोने चांदी के भंडार है भारत में। इस तरह से भारत के बारे में इसने वर्णन किया है बाबरनामा में। ये केवल समझना है आपको, नोट नहीं करना है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि ऐसी ऐसी बातें भी मिलती है। चलिए अब हमारे मुद्दे की बात पर चर्चा करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अगली बात लिखेंगे दोस्तों, बाबर की सफलता के बारे में बात करता हूं मैं। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, जो मुख्य युद्ध थे मैंने आपको बताया था, उन पे अभी हम डिटेल से और चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो आप। एक बार मोटा मोटा तो लिखवा ही दिया था मैंने। बाबर की सफलता के क्या कारण मुख्य थे दोस्तों? जो 4 युद्ध मैंने लिखवाए थे आपको, उनमें बाबर विजयी रहा था, अपराजित रहा था उन युद्धों में। तो उसकी सफलता का क्या कारण था? लिखिएगा, ये हेडिंग लगा के लिखिएगा, बाबर की सफलता के कारण। बाबर की सफलता, ये देखिए सलफता लिख दिया है साहब, देखो दिमाग खराब है इस टीचर का। बाबर की सफलता के कारण लिखिएगा, पहली बात तोपखाना, दूसरी बात लिखिएगा सफलता की क्या कारण थे, दूसरी बात उस्मानी विधि, थर्ड नंबर पे लिखिएगा तुलगमा युद्ध नीति, और उसके बाद लिखिएगा बाबर के जो सेनापति थे, कुशल नेतृत्व था बाबर के पास। अब इन चारों बातों पे चर्चा करते हैं कि ये क्या है, ये उस्मानी क्या है, तोपखाना क्या है, तुलगमा युद्ध नीति क्या है, और कुशल नेतृत्व क्या है। ध्यान से सुनना दोस्त, कल्पना करो मैं पानीपत के बारे में बता रहा हूं आपको। पानीपत का युद्ध चलने वाला है और मैं यहाँ पे एक ग्राउंड बना रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। जैसे ये ग्राउंड है, अब सुनना। पानीपत का युद्ध आप सभी को पता है हरियाणा में हुआ था। वहां पे क्या था दोस्तों, ये पहाड़ी क्षेत्र है इसके यहाँ पे। ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है चारों तरफ, कल्पना करो। अब देखो यहाँ पे बाबर की सेना खड़ी है, ध्यान से समझना युद्ध कैसे करता था बाबर। ये बाबर की सेना है। अब मैदान में आने वाला इधर से ही तो आएगा ना, सामने से आएगा, इधर पहाड़ी क्षेत्र है चारों तरफ। अब आने वाला इधर से आएगा। अब यहाँ से इब्राहिम लोदी आया और आते ही पहले देखा, अरे इतने से सैनिक, कच्चा चबा जाऊंगा इनको तो मैं भी थोड़ी देर में। अब उसको पता नहीं है कि इधर बाबर ने पहाड़ियों के पीछे सैनिक छुपा रखे हैं, योग्य सैनिक इधर छुपा रखे हैं। वहां दिखाने में वो थोड़े से दिखाता है। जैसे हम चूहे चूहे को पकड़ते हैं ना घर में, पिंजरे में, बढ़िया रोटी लगाते हैं, उसके ऊपर घी भी लगाते हैं, चीनी भी लगाएंगे, ताकि देसी घी खुद नहीं खाते हैं लेकिन चूहे को खिलाएंगे ताकि उसकी खुशबू आए चूहे को, और वो पिंजरे के अंदर आ जाए पकड़ में। और जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते, एक जेब में तो काजू रखते हैं, दूसरी जेब में मूंगफलियां रखते हैं। अब जैसे बाहर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति पूछा कि क्या खा रहे हो, अरे मियाँ काजू खा रहे हैं। खुद तो मूंगफलियां खाता है लेकिन दूसरी जेब में 2-4 काजू रखता है, लो लो आप भी खाइए, काजू खाइए, है ना, वो वाली बात है।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन पहाड़ियों के पीछे सैनिक छुपा रखे हैं। अब जैसे इब्राहिम लोदी ने देखा कि इनको तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा, और फिर ये इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब बाबर यहाँ पीछे पीछे रहता है बाबर, और फिर वो बाबर इनको कहता है कि जाओ अब तुम तुम्हारा काम शुरू कर दो। ये सेना इधर से घूम के आती है, दोनों तरफ से घूम के, और पीछे से इनको घेर लेती है। पीछे से भी वार होता है, आगे से भी वार होता है। और फिर बाबर के पास सबसे बड़ी ताकत क्या थी? तोप खाना। आगे यहाँ पे तोपें लगा दी इसने। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि कुछ सैनिक छुपा के रख रखे हैं बाबर ने, और वो पीछे से आके वार करते हैं, पूरा घेर लेते हैं चारों तरफ से। इसी को क्या कहते हैं? तुलगमा कहते हैं। इसी को तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। समझ में आ गई बात? तुलगमा कहते हैं इसी को। अच्छा, दूसरी बात, ये उस्मानी विधि क्या है दोस्तों? ये उस्मानी जो विधि है, ये जो आगे जो तोपें लगाई ना दोस्तों, इन तोपों को जमाने की विधि है उस्मानी रूमानी पद्धति। और इन तोपों को एक रस्से से बांधा जाता था। क्या बांधा जाता था? रस्से से। अब देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं पानीपत के युद्ध की। खानवा का युद्ध जब हुआ था ना, वहां पे लोहे की जंजीरों से बांधा गया था तोपों को, क्योंकि बाबर को पता था कि ये राजपूत खतरनाक है। रस्से को तो तलवारों से ही काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे रस्सों के तो। इसलिए वहां पे तो खानवा के युद्ध में लोहे की जंजीरों से बांधा था, लेकिन पानीपत में रस्सों से बांध दिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो तोपों को जमाने की जो पद्धति है, इसी को कहते हैं उस्मानी विधि कहते हैं। बताइए, दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? उस्मानी विधि और तुलगमा युद्ध नीति। यस और नो? ठीक है। उसके बाद अगली बात करता हूं तोप खाने की। एक सेकंड दोस्तों। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस्मानी विधि और तुलगमा युद्ध नीति। समझ में आ गई क्या दोस्तों बात यहां तक की? तुलगमा, उस्मानी और तोपखाना क्या था? इब्राहिम लोदी के पास, और क्या नाम है, बाबर, हाँ, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के पास तोप थी नहीं। और युद्ध में हारने का कारण भी यही था उनका। और कुशल नेतृत्व आप सभी जानते ही हो। बाबर पीछे खड़ा रहता था दोस्तों। बाबर पीछे खड़ा रहता था। वो खुद युद्ध नहीं करता था, वो केवल डायरेक्शन देता था कि भाई तुझे उधर जाना है, तू पीछे से आ। ठीक है ना? गाइड करता था उनको। जबकि अगर मैं बात करूं खानवा के युद्ध में, राणा सांगा खुद युद्ध में कूद गए थे। याद करिए, फिर उनके तीर लग गया था, मूर्छित होके वो नीचे गिर गए थे। तो ये फर्क था, कुशल नेतृत्व।
हाँ बिल्कुल, मैनेज करता था वो, आदेश देता था। बताइए, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? ये चारों बातें नोट करिए। बाबर की सफलता के क्या कारण थे? तोपखाना क्या है? उस्मानी विधि, तोपों को सजाने की एक प्रक्रिया है, विधि है, मेथड है। तुलगमा, चारों तरफ से घेरा जाता था युद्ध भूमि को, और कुशल नेतृत्व। नोट कर लिया? तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अगली बात लिखेंगे दोस्तों। अगली बात लिखिएगा दोस्तों, बाबर को क्या कहा जाता था दोस्तों? बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। ये सवाल भी पूछा जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कलंदर क्या होता है? इसको समझिएगा। उदारता के कारण। अब उदारता कैसे? जब पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी दोस्तों, तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है दोस्तों, बाबर ने काबुल में प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। और कुछ बात ऐसी इतिहास में यह भी मिलती है कि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता, दिल्ली पर मुगल राजवंश की नींव रखी, तो यहाँ पे इसको काफी धन मिला था। तो ये धन इसने जनता में, अपने सरदारों में, अपने पुत्रों में बांट दिया था। तो इस उदारता के कारण इसको कलंदर कहा जाता है। बताइए, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, कलंदर किसको कहा जाता है? हुमायूं, अकबर, बाबर, गजनवी, गोरी, जो भी है। लिखिएगा, इस बात को लिखिएगा, क्यों कहा जाता है इसके नीचे लिखिएगा, एक बिंदु लिखिएगा। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का दान में दिया। उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। लिख लीजिए इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। अगली बात लिखेंगे सभी विद्यार्थी। ये लीजिए कृतिका, आराम से नोट करिए। अब देखिए, उन चारों युद्धों को मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको समझा देता हूं। बाबर के प्रमुख युद्ध, सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो आपको पता ही है, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 में। ठीक है, खानवा का युद्ध मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया था, कैसे कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है ना जी? हाँ, ये 17 मार्च लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें लिखना चाहो तो लिख लीजिए किस किस के मध्य हुआ था, लिख लीजिए ये बात भी। राणा सांगा वर्सेस बाबर,
ठीक है, लिखवा दिया था ये बात हमने, और इस पे मैंने डिटेल से बात भी कर ली थी। दूसरा युद्ध लिखिएगा, पानीपत का युद्ध। ये हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। एक तरफ तो थे इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ बाबर। ठीक है, अरे नंदू लिख ले यार, याद है मुझे, लिखवा दिया था, आप टेंशन मत लो यार, आप लोग समझते नहीं हो। लिख लो आप, अभी चुपचाप लिखिए बस, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ठीक है, अब लिखिएगा तीसरी बात और लिखिएगा। नंदू जी कह रहे हैं कि गुस्सा क्यों कर रहे हो। अरे नंदू, गुस्सा अपनों पे ही निकलता है, दूसरों के सामने थोड़ी गुस्सा करते हैं। आप बताइए नंदू, मैं आपके अलावा कक्षा में किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करता, जो अपने होते हैं उन्हीं के ऊपर गुस्सा निकलता है। क्यों, बताइए भाई, बताओ भाइयों, जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी पे गुस्सा निकलता है। माय डियर नंदू, ऐसा मैं बोलता हूँ कि किसी को आपके अलावा। हाँ बिल्कुल, जहां प्यार है वहां गुस्सा जायज है, बिल्कुल। हाँ, मैं नंदू की पिटाई भी कर सकता हूँ, मैं नंदू को डांट भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे लिखिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि चंदेरी की युद्ध पे मैंने बात नहीं की थी आपके साथ, समझ रहे हो। लेकिन अब एक बार हम युद्ध लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सारे युद्ध एक ही जगह पे नोट कर लें, क्योंकि दो पर मैंने डिटेल से बात कर ली थी, चंदेरी के युद्ध पे मैंने बात नहीं की थी, इसलिए मैंने एक साथ ही लिखवा दी वापस आपको। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए चंदेरी की युद्ध पे बात करते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 29 जनवरी को हुआ था। और कब हुआ था? 1528 को हुआ था। ठीक है, 29 जनवरी 1528 को। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। आप मुझे ये बताइए, खानवा का जो युद्ध हुआ था, राणा सांगा ने पाती परवन की परंपरा शुरू की थी दोस्तों, उसमें सभी को आमंत्रित किया था। तो उसमें चंदेरी का भी कोई आया था क्या? चंदेरी से कौन आया था? बिल्कुल मेदिनी राय आया था, मेदिनी राय आया था 100%। अब बताइए बाबर बदला लेगा कि नहीं लेगा? बाबर ने देख लिया था मेदिनी राय को युद्ध भूमि में, कि मेदिनी राय आया है, तो बाबर ने फिर खानवा के युद्ध के बाद मेदिनी राय के ऊपर अटैक कर दिया दोस्तों। बदला लेगा बाबर, टाइम आने पर बदला लेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, दो तरह के, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। एक इंसान वो होता है जो दूसरों के कंट्रोल में रहता है, और जो दूसरा इंसान वो होता है जो अपने हिसाब से काम करता है। आप देखिए, किसी भी आदमी, इंसान को, मनुष्य को कुछ भी बोल दो, गुस्सा फटाफट आ जाता है, यस और नो, आता है ना। थोड़ा सा बोलते ही आग बबूला हो जाता है, त्राहिमम त्राहिमम। वो इंसान दूसरों के कंट्रोल में रहता है, बटन दूसरों के हाथ में रहता है, जब चाहे तब इसको गुस्सा दिला सकते हैं। और एक दूसरा इंसान होता है जो अपने हिसाब से गुस्सा करता है, वो देख लेता है कि कौन क्या कर रहा है, और फिर वो अपने मन से यही कहता है कि टाइम आने पे बताऊंगा। समझ रहे हो? वो इंसान यही कहता है कि मुझे गुस्सा कब करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तो दोनों में फर्क होता है। ये जो दूसरा वाला जो बिंदु मैंने बताया ना, कि इंसान के अंदर जब थोड़ा सा 28-29 की उम्र क्रॉस करता है ना, तब ये दिमाग अपने आप सेट हो जाता है इंसान का, फिर गुस्सा आता ही नहीं है उनको। लेकिन जब हम किशोरावस्था में होते हैं, और किशोरावस्था में आपको पता है, अगर आप साइको पढ़ते हो तो इसको तूफानों की अवस्था कहा जाता है।
तूफान चलते रहते हैं हमारे जीवन में, कई तरह के तूफान आते हैं और हमें अकेले ही उन तूफानों से लड़ना पड़ता है। यस और नो? ठीक है, सब काम आएगा, ये रीट में काम आएगा आपके। अब देखिए चंदेरी का युद्ध, बाबर ने समय आने पर बदला लिया। लिखिएगा, 5 बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको चंदेरी के युद्ध में। पहली बात लिखेंगे सभी विद्यार्थी, चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ। यह युद्ध बाबर वर्सेस किसके बीच में हुआ? मेदिनी राय के बीच में हुआ। मेदिनी राय पराजित हुआ था दोस्तों। बाबर ने इसमें भी जिहाद का नारा दिया था, जैसे खानवा में दिया था, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थर्ड नंबर पे, इस चंदेरी के युद्ध में जौहर भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इस चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की जो 2 पुत्रियां थी, उन 2 पुत्रियों में से एक पुत्री तो कामरान को भेंट की गई थी और दूसरी पुत्री हुमायूं को भेंट की गई थी, कहा जाता है ऐसा इतिहास में। तो बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है, जौहर भी हुआ था इसमें। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध के पश्चात राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। जो भी युद्ध भूमि में सिर पड़े हुए थे ना, आप देख लीजिए, उन सभी सिरों को खड़ा कर दिया एक जगह पे लाके। आपने वो बाहुबली मूवी में नहीं देखा दोस्तों, वो सीन नहीं देखा आपने? वो मतलब वो सारे सैनिकों को उठा उठा के उसके ऊपर फेंकता है, वो ढेर जमा हो जाता है उसके ऊपर, बाहुबली के ऊपर, और फिर बाहुबली को जोश आता है और फिर वो ऐसे करता है, एक आदमी अगर टांग हवा में जा रही है, एक उल्टा उड़ रहा है, पता नहीं है। मैं तो पूछने वाला था कि भैया कौन सा दूध पीते हो आप, मुझे भी बताओ। ठीक है, तो राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी चंदेरी के युद्ध में। क्लियर है? चंदेरी के युद्ध की बातें नोट कर लीजिए। चंदेरी का युद्ध कहाँ हुआ था? मालवा की सीमा पे हुआ था दोस्तों। ठीक है ना, मालवा आता है, वहीं पे युद्ध हुआ था। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्थान मिलता नहीं है, बाकी आप मालवा एमपी समझ सकते हो इसको। नोट कर लिया सभी ने? आगे चलो, चौथे युद्ध की तरफ अब हम आगे चलते हैं। चलिए साहब। जी सर, चलो एक बार मैं नंदू से पूछ लेता हूँ। नंदू, गुस्सा तो नहीं हो ना? बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। नंदू चौधरी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। चौथा युद्ध लिखेंगे सभी विद्यार्थी, चंदेरी का युद्ध हो गया हमारा। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, घाघरा का युद्ध दोस्तों। लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, 6 मई 1529 को ये युद्ध हुआ था। कुछ खास बातें नहीं है, 2-3 बातें फटाफट से नोट कर लीजिए इनके बारे में, लिखिएगा। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? बंगाल प्लस बिहार, अफगान सेना, बंगाल प्लस बिहार की अफगान सेना, और दूसरी तरफ कौन? बाबर। ठीक है, बाबर विजयी हुआ था, आप सभी को पता है। इसमें एक बात और लिखेंगे दोस्तों, बंगाल की जो अफगान सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था नुसरत शाह। ठीक है, बंगाल की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था नुसरत शाह, और बिहार की जो अफगान सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। अब आप पूछेंगे मुझसे कि ये महमूद लोदी कौन? ये है दोस्तों इब्राहिम लोदी का भाई। तो ये घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को।
बताइए, यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या सभी को? यस और नो? तो फिर मैं आगे चलूं अगली बातों पर। आ गई? हाँ, बाबर विजयी रहा और ये घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। तो ये चारों युद्धों को मैंने डिटेल से वापस से चर्चा कर ली है आपके साथ, बाबर के जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। अगर ध्यान से सुना होगा आप सभी ने तो समझ में आई होगी, और अगर ध्यान से नहीं सुना होगा तो फिर एक बार क्या 10 बार पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा कभी भी। चले आगे चलते हैं। उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया होगा। अगली बात लिखेंगे दोस्तों, अगली स्लाइड की तरफ मैं आगे चल रहा हूं, बाबर के बारे में ही लिखेंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगली बात लिखेंगे दोस्तों, खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी मुस्लिम सेनापति दो सेनापति थे सांगा के साथ। इनका सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इन दोनों के नाम लिखिएगा। पहला नाम है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। सेकंड नंबर पे लिखिएगा महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन है? अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये महमूद लोदी कौन है। इब्राहिम लोदी का भाई था। अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए, महमूद लोदी ये चाह रहा था, महमूद लोदी का ये सोचना था कि सांगा उस समय उत्तर भारत का शक्तिशाली राजा था। तो महमूद लोदी सोच रहा था कि महाराणा सांगा बाबर को पराजित कर देगा, क्योंकि सांगा के पास सेना बहुत सारी थी, कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और नाम चलता था महाराणा सांगा का। तो महमूद लोदी ने सांगा के पक्ष में आके बाबर के विरुद्ध युद्ध किया कि हो सकता है दिल्ली मुझे वापस मिल जाए, है ना। तो इस वजह से महमूद लोदी बाबर के साथ था, सांगा के साथ था, बाबर के विरुद्ध था। और हसन खां मेवाती सभी जानते ही हो, अलवर का है ये हसन खां मेवाती। बाला किला पढ़ा है आप लोगों ने? अगर आपने कल्चर की मेरी क्लास ली है, बाला किला वहीं रहता था ये हसन खां मेवाती। देखिए, ये नाम कंफ्यूज करते हैं। महाराणा प्रताप के साथ जो मुस्लिम सेनापति था उसका नाम था हकीम खां सुर। क्या नाम था दोस्तों? ध्यान रख लेना, हकीम खां सुर। ये दोनों नाम हमें एक जैसे लगते हैं। हकीम खां सुर प्रताप के साथ था हल्दी घाटी के युद्ध में, और हसन खां मेवाती सांगा के साथ था। यस और नो? चलें आगे, समझ में आ गई बात? अब मैं समझाने की बातें नहीं कर रहा दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड बातें कर रहा हूं मैं, जहां से प्रश्न बनेंगे आपके। समझाने की बातें हमने खूब कर ली है 2 क्लासेस में। अब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अगली बात पर चर्चा करते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये हैं तोपे, और मैंने आपको बताया था इन तोपों को बांधा जाता था, और इस विधि को क्या कहा जाता है? उस्मानी विधि। अब एक बात बताओ यार मुझे, तोप बाबर के पास थी और ये प्लस पॉइंट था बाबर के पास। अब तोप को मेंटेन करने वाले कुछ आदमी तो होंगे ना, एक्सपर्ट तो होंगे ना। भाई, तोप चलाना आसान काम थोड़ी था, उसमें प्रोग्राम वगैरह डालना पड़ता था, आग लगानी पड़ती थी। तो तोपचियों की जरूरत होती थी उसमें, ठीक है ना, तोपची।
तो दो लोग थे बाबर के साथ, उनका नाम ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लिखिएगा, बाबर के प्रमुख तोपची, प्रमुख तोपचियों के नाम। दो मिलते हैं दोस्तों इनके नाम, दोनों के नाम याद रखना है आपको। उस्ताद अली, उस्ताद अली कुली, और दूसरा नाम मिलता है मुस्तफा। ये दोनों बाबर के तोपची। बताइए दोस्तों, बात समझ में आई क्या? आ गई? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बात समझ में आ गई तो अगली बात लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे सभी विद्यार्थी। अगली बात लिखेंगे, एक पंजाब का सूबेदार मिलता है दोस्तों। हम्म पंजाब का सूबेदार, और दूसरा नाम मिलता है, यहाँ पे लिखिएगा, इब्राहिम लोदी के चाचा। दोनों नाम लिखिएगा। पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खां, ठीक है। और उसके बाद इब्राहिम लोदी के चाचा कौन मिलते हैं? आलम खां, ठीक है। इन दोनों ने, इन्हीं के साथ में लिखना है इधर आगे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, या इन्होंने ही बुलाया था दोस्तों, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था इन्होंने। तो इन दोनों के नाम भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये मिलता है, भाई इब्राहिम लोदी के चाचा क्यों विरोधी थे आपको पता है? अब रिश्तेदारी है, घर परिवार में लड़ाई वड़ाई हो गई होगी चाचा भतीजे के बीच में, ठीक है ना? तो चाचा आलम खान नाराज हो गए। दौलत खां क्यों नाराज हुआ, उसके पीछे का रीजन भी समझिएगा। दौलत खां का एक पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम था दिलावर खां। नोट नहीं करना है, सुन लो केवल। क्या था? एक दिलावर खां नाम का पुत्र था दौलत खां का। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी ने दिलावर खां के साथ मतलब बुरा व्यवहार कर दिया था। हो जाती है ना, बात हो जाती है, नाराज हो जाते हैं आदमी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने नंदू को डांट दिया था, तो एक बार तो नंदू को गुस्सा आ गया कि मैं नहीं आऊंगा सर आज के बाद आपकी क्लास में। हो जाता है ना? तो वही वाली बात, बुरा व्यवहार किया था दिलावर खां के साथ इब्राहिम लोदी ने, तो पुत्र के साथ बुरा हुआ तो दौलत खां नाराज हो गया। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों ने आमंत्रित किया था बाबर को। और देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे जयचंद गढ़वाल, याद आ रहा है आपको? जयचंद गढ़वाल ने किसको आमंत्रित किया था? गौरी को आमंत्रित किया था कि आ जाओ। वही वाली चीज है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। और फिर कमाल की बात देखो दोस्तों, जब गौरी आया था तो गौरी ने ही जयचंद गढ़वाल की हत्या की थी बाद में चंदावर के युद्ध में। और फिर जब बाबर आया था तो बाबर ने इन दोनों को भी नहीं छोड़ा था, फिर पंजाब के ऊपर दौलत खां के ऊपर भी आक्रमण किया था बाबर ने, ठीक है ना? हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था। तो ये नोट कर लीजिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है दोस्तों, जिन लोगों ने भी धोखा दिया है ना, उनके साथ भी गलती हुआ है। आप देखिए, मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ। रणथंभौर की पर चलिए आप, अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर में जो हमीर देव चौहान के सेनापति रणमल और रतिपाल, क्या मिला?
हाथियों के द्वारा कुचला दिया गया उनको। क्या मिला उनको बताइए, विश्वासघाती। उधर सिवाना में चले जाइए आप, बावला सरदार, बावले को बावला बना दिया बिना मतलब। फिर उधर जालोर में आ जाओ दोस्तों, क्या हुआ जालोर में, कमालुद्दीन गुर्ग और दैया सरदार बीका, दही जमा दिया उसके दिमाग में। उधर चित्तौड़ में आ जाइए आप, राघव चेतन, राघव चेतन बढ़िया शानदार तरीके से चित्तौड़गढ़ में रह रहा था, सब लोग ढोक देते थे उसके, लेकिन नहीं, दिमाग खराब हो गया था, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। रावल रतन सिंह जी ने लात मार के राघव चेतन को चित्तौड़ से रवाना किया, और फिर वहां वो दिल्ली में जाके सुल्तान सुल्तान सुल्तान। और फिर लास्ट में क्या हुआ, रानी पद्मिनी ने क्या कहा कि मैं तभी दिल्ली आऊंगी जब मेरे सामने राघव चेतन का सिर प्रस्तुत होगा। काट दिया राघव चेतन के सर को। बताओ साहब, बताओ। मतलब लोगों को क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब अच्छा भला चित्तौड़ में रह रहा था, नहीं, आ बेल मुझे मार, मैं इतने शानदार तरीके से कैसे जी सकता हूँ, वो वाली बात है। तो विश्वासघातियों को कुछ नहीं मिला दोस्तों, और आगे भी इतिहास गवाह है, ठीक है ना। तो आपको भी कभी भी विश्वासघात नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है। महिमा कह रहे हैं, क्या बताना है महिमा, क्या बताना, क्या पूछना चाह रहे हो। राजभाषा पूछना चाह रहे हैं। पहले तो महिमा आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ये राजभाषा का कॉन्सेप्ट हमारे देश में कब आया, पहले ये क्लियर करिए आप। राजभाषा नाम की चीज कब आई, उस टाइम होती थी क्या राजभाषा, क्या उस टाइम संविधान था क्या। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि राजभाषा कौन सी थी, तो राजभाषा थी नहीं कुछ इस तरह की। सब कुछ तहलका मचा हुआ था, कोई मंगोल से आ रहा है, कोई तुर्क से आ रहा है, कोई अफगान से आ रहा है। खानवा के युद्ध में कोई धोखेबाज था क्या, एक धोखेबाज का नाम मिलता है, सिलहदी तवर का नाम मिलता है, ठीक है, सिलहदी तवर का नाम मिलता है, मतलब मध्यस्थता की थी इस तरह का नाम मिलता है उसका। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों यहां तक की बात, यस और नो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, बाबर कहाँ फिनिश हो गया, अभी बहुत सारी बातें हैं। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर हमारा वक्त हो गया है, अब हमें लंच करने जाना है, तो प्लीज आप क्लास को समाप्त कर दो। दोनों में मिलता है महिमा, तुर्की और फारसी दोनों का उल्लेख मिलता है, एक स्पेसिफिक नाम नहीं बता सकते कि किस में मिलता, दोनों में मिलता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली बात लिखेंगे दोस्तों सभी विद्यार्थी, अगली बात लिखेंगे दोस्तों, एक बात का उल्लेख और मिलता है इतिहास में, जैसे मैं अगर बात करता हूं, एक गुलबदन बेगम का नाम मिलता है। गुलबदन बेगम का ये कहना है कि बाबर की जो हत्या की गई थी वो जहर देके की गई थी, और जहर किसने दिया था, जहर किसने दिया था, इब्राहिम लोदी की मां ने दिया था। लिखिएगा, बस बस 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं ले रहा, अंतिम बात लिख लीजिए। बस लगभग बाबर समाप्त हो चुका है, समाप्त तो नहीं कहूंगा, अभी 4-5 बाकी अभी और बाकी है, उनको हम कल लिख लेंगे, फिर हुमायूं को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा, गुलबदन बेगम, हाँ बाबर की डॉटर है बिल्कुल, ये बाबर की पुत्री है ये, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था। तो यहां तक की बातें लिख लीजिए अभी। कुछ बातें अभी मुझे और लिखवानी है आपको, वो मैं कल कल कर लेंगे हम कंप्लीट, ठीक है।
ठीक है ना जी। अभी कुछ बातें बाकी है बाबर की। बाबर ने बाग वगैरह भी लगवाए थे, है ना, बंदूक किससे चलाना सीखी थी, है ना, वो भी लिखवाएंगे। बताइए दोस्तों, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई क्या? अब मैं आप सभी के सवालों के जवाब दूंगा। नितेश पूछ रहे हैं, सर आपके अनुसार गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? नितेश, घंटों का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, महीनों का कॉन्सेप्ट चलेगा। कम से कम आपको डेडिकेशन के साथ 5 से 6 महीने आपको देने होंगे सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए। फर्स्ट स्लाइड कर दो। अच्छा, सब बताएंगे, चिंता मत करो। ये हमारी पहली स्लाइड थी आज की, यहां से लिखना स्टार्ट किया था। इत्र भी बनाएंगे, चिंता मत करिए। अच्छी पढ़ बुक बताओ राजस्थान जीके के लिए। देखिए अभिषेक, राजस्थान जीके के लिए आप आरबीएससी की किताबें आप पढ़ सकते हो, और मार्केट में जो भी आपको किताब बढ़िया लगे, पेनोरमा भी बढ़िया है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब, सारी बुक्स बढ़िया है। कोहिनूर हीरे की स्टोरी भी बताएंगे, चिंता मत करिए। हाँ ओके दीप्ति, धन्यवाद। हाँ नंदू जी, कोई समस्या हो तो आदेश करिए। श्री राज राजेश्वर, श्री नंदू चौधरी। हाँ जी। ऑथेंटिक बुक आरबीएससी के लिए, ऑथेंटिक किताबें एक तो आरबीएससी की रहेगी, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को हम ऑथेंटिक बोल सकते हैं, एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है, चलिए तो फिर 4 बजे आपसे जो हमारा नया प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 4 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा। ठीक है, 4 PM पे आपसे मुलाकात होगी। प्रोफाइल पे आ चुका है, और आप में से जो भी प्लस ज्वाइन करना चाहें, विशाल36 रेफरल कोड लगाएं। चलिए दोस्तों, तो फिर अब 4 बजे आपसे मैं मुलाकात करता हूं। सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।